हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको संगम काल पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि 3 संगम हुए थे, जिसका जो काल निर्धारित किया गया है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक है। वैसे तो संगम काल कहा जाता है 1000 वर्षों तक चला, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। पर जो भी साहित्य का संकलन हुआ वो मुख्य तौर से 100 ईस्वी और से 300 ईस्वी के बीच में हुआ, तो वही एक काल निर्धारित किया जाता है। उसके बाद जो आज का टॉपिक होगा वो इससे आगे के वंश जो उभर करके आए दक्षिण भारत में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर से जो आज हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो भाग था, वहाँ पर जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तो उसी समय पे दक्षिण भारत में कई वंश उभरे, जो कि है पल्लव वंश, उसके बाद चालुक्य, वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, उसके बाद चालुक्य पढ़ेंगे वेंगी के, फिर राष्ट्रकूट, फिर चालुक्य कल्याणी के, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम चोल वंश। तो इस तरह से हमको ये जो पढ़ना है, एक बार मैं आपको मैप में ये दिखा देती हूँ, ये समझा देती हूँ कि इनका जो राज्य विस्तार था वो कहाँ था। सबसे पहले अगर जो हम पढ़ेंगे वो पल्लव वंश पढ़ेंगे, तो पल्लव वंश का जो राज्य था, जो साम्राज्य था, वो कृष्णा नदी के और कावेरी नदी के बीच में था। अब जो ये पल्लव वंश है और चालुक्य थे जो वातापी के, जिनका जो क्षेत्र था वो मुख्य तौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का जो क्षेत्र था वो वातापी के चालुक्य का था। तो इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। कभी चालुक्य जो है पल्लव से आक्रमण करते थे, कभी पल्लव जो है चालुक्य से के साथ आक्रमण करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि जो कृष्णा दोहाब का क्षेत्र है, इसको सभी पाना चाहते थे। तो हमेशा जो है चालुक्य जो थे वो ये चाहते थे कि वाला जो क्षेत्र विस्तार है, ये क्षेत्र जो है ये हमारे पास आ जाए। तो इस तरह से आक्रमण कई बार किए इन दोनों के बीच में, कई बार संधि हो जाती थी, तो इस तरह से आक्रमण चलते रहते थे। उसके बाद जो है वातापी के चालुक्य के बाद जो जब कई बार इनके बीच में संघर्ष हुआ, आक्रमण हुआ, तो एक बार जो है चालुक्य जो वातापी के थे, इन्होंने जो कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र था वो जीत लिया। और जो यहाँ का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, मैंने एक बार हर्षवर्धन के काल में भी बताया था, जो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, उसने अपने छोटे भाई को यहाँ का राज्य सौंप दिया और अपने भाई को यहाँ का राजा बना दिया, जो कि विष्णुवर्धन था। तो इस तरह से कर्म अनुसार हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद जब चालुक्य का जो लास्ट शासक होता है कीर्तिवर्मन, उसको जब यहाँ दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का एक शासक होता है, वो जब इसको हरा देता है, तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है उसको राष्ट्रकूट अपने क्षेत्र में मिला देते हैं। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य इस तरह से स्थापित हो जाता है, इस तरह से विकसित होता है। और उसके बाद चालुक्य कल्याणी के, और उसके बाद लास्ट में चोल वंश पढ़ेंगे। तो चोल वंश, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि चोल वंश मैंने आपको संगम काल में भी पढ़ाया था, पर वो वहाँ पर उस समय जो है समय जो चोल वंश है उसका पतन हो जाता है। फिर से 9वीं शताब्दी में इसका एक बार दोबारा से उदय होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो इसको जो चोल वंश है, राष्ट्रकूट जो है, और चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य है, इनको मैं कल नई वीडियो में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। जो आज पढ़ना है वो ये है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश जो कि कांची के थे, कांची जिनकी राजधानी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे चालुक्य, वातापी के चालुक्य जिनकी राजधानी वातापी थी या बादामी थी, और वेंगी के चालुक्य। तो ये 3 जो टॉपिक हैं वो आज हमें पढ़ने हैं। बाकी के जो 3 हैं, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश, ये 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ मैंने 6 वंशों के बारे में बता दिया तो आप एक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आपको बोरिंग लगेगी। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और एग्ज़ाम तक और ज़्यादा समय तक आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसका परिचय पढ़ते हैं।
तो परिचय मैंने आपको बताया कि 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। तो वंशों को हमने इस क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश, फिर वातापी, चालुक्य, फिर चालुक्य जो थे वेंगी के, उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य, फिर चोल वंश। तो आज जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना है, पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं पल्लव वंश से। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु, जिनका जो संस्थापक या राजा बने वो 575 ईस्वी में बने। इनकी राजधानी जो थी कांची थी, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में है। अब इससे सिंह विष्णु से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत की। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो पल्लव वंश की क्षेत्र विस्तार था वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच तक था। तो दक्षिण में कावेरी नदी तक इनका जो क्षेत्र विस्तार था। इसने आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया और ये मामलापुरम में कराया, जो कि अभी जो इसका नाम है वो महाबलीपुरम है। इसका प्राचीन नाम जो था मामलापुरम इसको कहते थे। तो आपको इस तरह से याद करना है कि आदिवरा जो वराह अवतार है वो विष्णु का अवतार है। तो महाबलीपुरम या मामलापुरम में इसका जो निर्माण कराया, इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो किसने करवाया? तो सिंह विष्णु ने। विष्णु से विष्णु, तो वराह अवतार किसका है? विष्णु का है। तो सिंह विष्णु ने आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, किरातार्जुनम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भारवी थे जिन्होंने किरातार्जुनियम लिखी है वो जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये सिंह विष्णु से। इसके बाद जो है एक शासक बनते हैं, एक राजा बनते हैं महेंद्र वर्मन। वो मैंने नोट डाउन नहीं किया क्योंकि उससे इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बनते। बस एक अगर आपको याद रखना है तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रसन्न, एक नाटक था मत विलास प्रसन्न, इसकी रचना की थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक नाटक है जिसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। अब महेंद्र वर्मन का पुत्र ही नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसके बाद शासक बनता है और ये पल्लव वंश का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनता है। और यही जो है वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो मैंने बताया कि इनके बीच में कई बार संघर्ष चला। तो जब नरसिंह वर्मन ने ये क्षेत्र जीत लिया था तो उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के समय ह्वेनसांग कांची आया था। तो ह्वेनसांग कौन था? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री था जो कि मध्य एशिया के माध्यम से भारत आया था। तो वो जब दक्षिण यात्रा करते हैं और कांची पहुंचते हैं तो उस समय वहां पर जो शासन कर रहा होता है राजा वो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद राजा बनते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसके टाइम के जो फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स पेपर में आते हैं वो ये है कि इसने कांची में कैलाश मंदिर, जिसको राजा सिद्धेश्वर या राज सिद्धेश्वर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया। अब एक मंदिर है कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, ये जो मंदिर है ये कांची में है यानी कि तमिलनाडु में है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया जो कि पल्लव वंश का शासक है। अगर वंश पूछा जाए तो पल्लव वंश। और जो महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट द्वारा। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, अभी आज राष्ट्रकूट का नहीं पढ़ाऊंगी। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 3 शैलियाँ निर्मित हुई, भवन निर्माण और मंदिर निर्माण की, तो बस यही जो मंदिर है कैलाश मंदिर जो कि कांची में बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, इसी
मंदिर से जो है द्रविड़ शैली का विकास होता है, जो कि दक्षिण में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो नागर शैली, और जो मध्य भारत की बात की जाए तो वहाँ पर जो भवन निर्माण और मंदिरों के निर्माण होते थे वो बेसर शैली के मंदिर या भवन निर्माण होते थे। वो जो बेसर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप है। तो बस अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि द्रविड़ शैली की शुरुआत किस मंदिर से हुई, तो वो है कांची का कैलाश मंदिर। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इसी के दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रथम और द्वितीय में भी कंफ्यूज नहीं होना। जो 10 कुमार चरित्र है एक पुस्तक, उसके लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अभी मैंने एक लेखक के बारे में आपको पहले बताया जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। तो अभी मैंने आज के टॉपिक में 2 लेखक बता दिए हैं, 2 बुक्स के नाम बता दिए हैं। तो वो दोनों ही राइटर जो हैं वो पल्लव वंश से संबंधित थे, पल्लव शासकों के दरबारी कवि थे या दरबारी लेखक थे। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वातापी के चालुक्य वंश, इसके संस्थापक जो थे जयसिंह थे। कहीं कहीं पर पुलकेशिन प्रथम भी लिखा जाता है। तो आपको इससे संस्थापक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि कौन संस्थापक था। पर जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो वातापी या बादामी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय ही था, जिसके बारे में मैंने हर्षवर्धन की वीडियो में भी बताया था, या पुष्यभूति वंश जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, तो उसके बाद वो दक्षिण भारत में भी अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था। पर नर्मदा नदी के तट पर जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। ये मैंने आपको बता दिया, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो जब नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी का क्षेत्र जीतकर अपने क्षेत्र में मिला दिया था, तभी उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, पल्लव वंश में जो एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने जब पुलकेशिन द्वितीय को हराया, उसके बाद जो अपना क्षेत्र विस्तार किया, वातापी को अपने क्षेत्र में मिला दिया, उसके बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के समय ही वेंगी चालुक्य का जो साम्राज्य है वो स्थापित होता है। वो ये होता है कि इस तरह से होता है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इन दोनों के बीच में बहुत से संघर्ष चले, कभी चालुक्य जीते तो कभी पल्लव जीते। तो इस तरह से इनके जो संघर्ष, इनका आक्रमण चलता रहता था, क्योंकि सभी को जो है अपना क्षेत्र विस्तार करना था। अब दक्षिण भारत में जो आक्रमण होते थे आपस में, वो तो कहीं कारणों से होते थे। एक तो कुछ जो राज्य थे वो शैव धर्म को मानते थे, कुछ जो राज्य थे वो विष्णु धर्म यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इन धार्मिक जो इनमें अलग अलग थे, उनके कारण भी इनमें आक्रमण होते थे, क्षेत्र विस्तार का संघर्ष होता था। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि जो नदियों के से सटे राज्य होते थे, उनको हर कोई चाहता था अपने क्षेत्र में मिलाना, क्योंकि जहाँ पर नदी होती है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। और जो कृष्णा नदी के तट पे जो भी राज्य थे वो बहुत ही उपजाऊ थे। वहाँ पर की जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ होती थी, वहाँ पर खेती अच्छी होती थी। तो इस तरह से चालुक्य जो थे वातापी के, वो हमेशा चाहते थे कि जो ये क्षेत्र है वो हमको मिल जाए। तो एक बार जब इनका आक्रमण होता है तो यहाँ का जो कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको जीत लेते हैं, और वहाँ पर जो है
यहाँ जो पुलकेशिन द्वितीय है वो अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना देता है और उसका जो शासन चलाता है वो विष्णुवर्धन ही चलाता है। तो ये बात हो गई वेंगी के चालुक्य की, और इससे ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते एग्ज़ाम में, बस इतनी ही जानकारी मिलती है और इससे कोई महत्वपूर्ण फैक्ट इससे उभर के नहीं आते वेंगी के चालुक्य से। तो इसके बारे में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्मन था। तो अब एक बात और बता दूं मैं, जो वातापी के चालुक्य वंश थे इसका जो अंतिम शासक था वो कीर्तिवर्मन था। और कीर्तिवर्मन को जब दंती दुर्ग ने हराया, जो कि राष्ट्रकूट का शासक था, तो उसने जो वातापी का जो क्षेत्र था वो भी अपने क्षेत्र में मिला दिया। तो उसके बाद जो कर्नाटक महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है वो राष्ट्रकूट के साम्राज्य में मिल जाता है। इस तरह से आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं राष्ट्रकूट के बारे में भी बताऊंगी। तो अब चलते हैं वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके संस्थापक थे वो विष्णुवर्धन थे, मैंने अभी बताया। ये कौन थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई थे। इन्होंने जब वो क्षेत्र जीता, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो जीता, तो उसके बाद इन्होंने वो जो राज्य था वो अपने भाई को सौंप दिया और कहा कि अब यहाँ से शासन तुमको चलाना है। उसके बाद इसकी राजधानी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में वेंगी, और इसका जो शासन था वो कृष्णा गोदावरी के मध्य के भाग पर ये शासन करते थे। तो आज के वीडियो में ये इतना ही बताऊंगी मैं, जो कि हमने पढ़ा आज पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश। कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी जो चालुक्य है कल्याणी के, और राष्ट्रकूट, और लास्ट में चोल वंश। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इनको एक बार दोबारा से मैप में देखिए, किस तरह से इनका क्षेत्र विस्तार था, अच्छे से देखिए मैप में मैंने अच्छे से आपको समझाया है, ताकि आपको ये मैप अगर हमेशा ध्यान में रहे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो तब तक इसको रिवाइज करिए, इससे जितने भी MCQs बन सकते हैं बनाइए, और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।